हेलो एवरीवन, हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी थी। अभी हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, फ्लक्स और गॉस लॉ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ और बेसिक चीज़ें मेरे को पढ़ानी है। ठीक है, तो हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहला आया एरिया वेक्टर। ठीक है, तो नाम से सुनकर ये लगता है यार एरिया तो एक स्केलर है, उसको वेक्टर कैसे लिया गया। तो चलो देखो, ऐसे एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी मेक इट अ वेक्टर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्लास 11 की चीज है, मैंने ये पहले बताया भी था आप लोग को कि वेक्टर स्केलर ये हम पे डिपेंड करता है। हमारा मन होगा हम एक स्केलर को डायरेक्शन देकर वेक्टर बना सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एरिया को वेक्टर बना रहे हैं, इसके आगे की जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या बेसिकली बोल लो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वहां हम लेंथ को वेक्टर बनाएंगे, लेंथ को वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरिया को वेक्टर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलो समझते हैं। देखो, ये एस वेक्टर हमको दो चीजों के लिए अलग अलग पढ़ना है। एक प्लेनर सरफेस, ठीक है, या टू डायमेंशनल सरफेस बोल सकते हैं, और एक हम लोग पढ़ते हैं क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस को और अच्छे से समझेंगे तो ये थ्री डायमेंशनल सरफेस होता है। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? प्लेनर सरफेस फिर क्लोज सरफेस। तो देखो, एस वेक्टर फॉर प्लेनर सरफेस क्या होता है, ये सब बेसिक चीज है, ये सब कोई टॉपिक नहीं है, आगे की चीजें समझने के लिए काम आएगी। प्लेनर सरफेस के लिए एस वेक्टर क्या होता है? इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो प्लेनर सरफेस के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सपोज ये एक प्लेट है, ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर, तो देखो इसके दो परपेंडिकुलर हो सकता है, एक ऊपर, सो दिस इज योर एरिया वेक्टर एंड दिस इज व्हाट योर क्या एरिया वेक्टर। ठीक है, देखो इसका एरिया तो आप जानते ही हो ना यार, बात को समझना। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, तो इसका एरिया क्या होगा? S इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। A से डिनोट नहीं करते एरिया को, S वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो एरिया तो आप निकाल सकते हो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर अपवर्ड्स भी पॉसिबल है, परपेंडिकुलर क्या डाउनवर्ड्स भी पॉसिबल है। सिमिलरली अगर मैं इस प्लेट को ऐसा रखा हूं, कुछ भी हो सकता है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं इस प्लेट को इस तरीके से रखा हूं, तो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, एक यहाँ परपेंडिकुलर और एक ऐसा। क्लियर है? आ रहा है आपको बात समझ में? वैल्यू तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, हम लोग को बेसिकली क्या डायरेक्शन के बारे में समझना है। सपोज एक सर्कुलर सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे दिखाओगे? ऐसे करके परपेंडिकुलर और ये ऐसे करके परपेंडिकुलर। आप बोलोगे सर मैं हमेशा बीच से क्यों दिखाता हूँ? वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ से किनारे से भी दिखा सकते हो, बट वो क्या होना चाहिए? इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सेंटर से दिखाना है, आप कहीं से भी दिखा सकते हो। तो ये आपका डायग्राम रहा। क्लियर है? अब इसके लिए आप अपने से एक बार अपनी कॉपी में बना लो। क्लियर है? इसके लिए आप एरिया वेक्टर अपने से बना लेना। तो ये किसके लिए रहा? एरिया वेक्टर फॉर प्लेनर सरफेस। ठीक है, अब मैं निकालता हूं एस वेक्टर फॉर क्लोज्ड सरफेस बोलो, या क्या बोलते हैं उसको, 3D सरफेस। ठीक है, तो बात समझो, सपोज मेरा एक ऐसे करके क्लोज सरफेस, ठीक है, दिस इज व्हाट माय क्लोज सरफेस। प्लेनर 2D हुआ और क्लोज्ड क्या हुआ? 3D हुआ। आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, एक सरफेस तो है नहीं, बहुत सारे सरफेस है। तो हम लोग करते क्या है, हियर वी डिवाइड इनटू वेरी small planar
सरफेस। ठीक है, बात को समझो। ये एक पूरा आपका क्लोज सरफेस है, तो वी डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल प्लेनर सरफेस, मतलब बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो जैसे ये एक छोटा सा टुकड़ा हो गया, इसका एरिया मान लो मैं ले लिया S1, DS1 छोटा टुकड़ा, ये DS2, ठीक है। फिर सपोज यहाँ पर ये DS3, सपोज यहाँ पर ये क्या हो गया DS4, सपोज यहाँ पर ये क्या DS5। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे करके आप बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर सकते हो। हियर वी डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल प्लेनर सरफेस एंड एरिया वेक्टर फॉर these small planar surface is outward perpendicular। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, is outward perpendicular। तो देखो क्या किया गया, जो क्लोज सरफेस था उसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किया गया, वो छोटा छोटा टुकड़ा क्या हो गया, प्लेन हो गया। ठीक है, अब इसके दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ऐसा और एक क्या अंदर में, तो हमको अंदर वाला ले लेना है, बाहर वाला लेना है। सो दिस इज DS5 वेक्टर, दिस इज DS3 वेक्टर, दिस इज DS4 वेक्टर, DS1 वेक्टर। प्लेन सरफेस बन गया तो फिर आप जानते ही हो कैसे करके करना है। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्लोज सरफेस को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में आपको तोड़ना है। जब आप उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर दिए, तोड़ दिए, तब उसका क्या एरिया कैसा होगा, तब उसका एरिया को आप परपेंडिकुलर क्या लोगे, आउटवर्ड लोगे। ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारा अर्थ क्या है, पूरा राउंड है, एक राउंड है ना, लेकिन अर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा जगह हम लोग का एरिया हो गया, हमारे घर का फ्लोर हो गया, तो वो क्या है, प्लेन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि कोई भी क्लोज बॉडी है, क्लोज बॉडी का छोटा सा टुकड़ा लो, वो छोटा सा टुकड़ा क्या हुआ, प्लेन हुआ। फिर प्लेन का ds वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बट हमको क्या लेना है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये एक चीज हो गया। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया? सपोज एक कोन आपको दिया है, ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। सपोज ये कोन है, ठीक है, तो देखो इसका ये एक छोटा सा प्लेनर टुकड़ा हुआ यहाँ पर, सपोज DS1, ये एक छोटा सा टुकड़ा हुआ DS2, ये एक छोटा सा टुकड़ा हुआ, दिस इज व्हाट, DS3। आया बात समझ में? तो हम उसको इस तरीके से तोड़ते हैं। सपोज एक सिलेंडर आपको दिया, अभी ये क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा DS1, ये एक टुकड़ा तोड़े, DS2, समझ में आ रहा है, यहाँ टुकड़ा तोड़े DS3, यहाँ टुकड़ा तोड़े DS4, बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, मैं कुछ कुछ दिखा रहा हूँ। दिस इज DS5, यहाँ का एक टुकड़ा, दिस इज व्हाट, DS6। आर यू गेटिंग दिस? आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज आपको आगे यूज आएगा, तो आपको ये चीज बस ध्यान रखना है। प्लेनर सरफेस के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, क्लियर है, लेकिन कौन सा वाला लेना है ये मैं आपको बताऊंगा। फिर क्लोज सरफेस के लिए या 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए क्या होगा, वो जो 3 डायमेंशनल सरफेस है उसका बहुत सारा छोटा छोटा एरिया में तोड़ोगे, फिर वो छोटा वाला एरिया प्लेन के जैसा बिहेव करेगा। मैंने बताया ये सारा क्या बन गया, एक प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का एरिया क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, प्लेन सरफेस का एरिया उसके परपेंडिकुलर होता है। बट नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि हमको उसको क्या लेना है, आउटवर्ड में परपेंडिकुलर लेना है। प्लीज ये छोटी सी चीजें आप लोग को याद रखनी है। एरिया वेक्टर समझ लिया था, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको फाई ई भी बोलते हैं, क्लियर है, फाई सबस्क्रिप्ट ई, ठीक है। अब है क्या ये, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आपको ध्यान रखना है स्केलर क्वांटिटी है। अब कैसे डिफाइंड है समझते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पे मान लो मैं एक गिवन एरिया को रखा, क्लियर है, ऐसे करके एक
गिवन एरिया को रखा हूं, तो इसमें से कितने लाइंस इसको पास कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ठीक है, ये हमारा गिवन एरिया है, तो इसमें से कितने लाइंस पास कर रहे हैं। जैसे ये डायग्राम के हिसाब से आप बोलोगे सर 4 लाइंस ही पास कर रहे हैं, बट हम ऐसे करके ये गिनती नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बहुत स्ट्रांग है तो और ज्यादा लाइंस होंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो और ज्यादा लाइंस होंगे। तो अब 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कितने लाइंस पास कर रहे हैं इसमें से, क्या 7 लाइंस पास कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एग्जांपल आपको सिर्फ डेफिनेशन समझने के लिए है कि फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग एनी गिवन एरिया। ठीक है, अब इसको आगे कैसे समझेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर आपको याद था एरिया वेक्टर हमने किसके लिए पढ़ा था, प्लेनर के लिए पढ़ा था, क्लोज्ड के लिए पढ़ा था। प्लेनर क्या था 2D, क्लोज्ड क्या था 3D। वैसे ही फ्लक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फ्लक्स फॉर प्लेनर एंड फ्लक्स फॉर क्लोज्ड। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि फ्लक्स को किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपको बेसिक इसका डेफिनेशन समझ में आया कि फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। आपको गिनती नहीं करना है, हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो चलो देखो, सबसे पहला फ्लक्स फॉर प्लेनर सरफेस, एक प्लेनर सरफेस के लिए फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो चलो मैं एक आपको डायग्राम बनाता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, क्लियर है। ये एक एरिया को ऐसे करके रखा गया है, एक प्लेन सरफेस, एक प्लेट को ऐसे करके रखा है, ऐसे करके डाला गया। क्लियर है, आपकी जो फ्लक्स है वो ऐसे करके जा रही है, मेरा हाथ को देखने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे करके जा रही है, और हमने एक प्लेट सरफेस को ऐसे डाला है। दिस इज व्हाट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो फ्लक्स का फॉर्मूला फॉर प्लेनर सरफेसेस phi इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट को हम खोलेंगे तो phi इक्वल्स टू E S cos थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द गिवन सरफेस इनटू cos थीटा। तो थीटा क्या हो गया बताओ, E और S के बीच का एंगल, तो मैं बोलूंगा थीटा एंगल बिटवीन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड व्हाट, एरिया वेक्टर। अब इसमें नोट करके एक चीज ध्यान देना, थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये प्लेनर सरफेस के लिए सारी चीजें वैलिड है कि थीटा हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा। आपको ये फॉर्मूला समझ में आया, फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, एरिया वेक्टर, दैट इज ES cos थीटा। थीटा E और S के बीच का एंगल हुआ। अब चलो इसको इसमें लगाते हैं, समझते जाना। ये आपकी थ्योरी है, ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी थ्योरी है। अब हम लोग इसमें जब लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, एरिया वेक्टर दो बनाया जा सकता है, एक S वेक्टर यहाँ और एक क्या, S वेक्टर यहाँ। क्लियर है, दो पॉसिबल है। इसके लिए थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, E और S क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने आपको क्या बोला, हम लोग वही एरिया वेक्टर लेंगे जो एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री से कम बनाएगा। हमेशा दो पॉसिबिलिटीज होगी, बट हमको वही एरिया वेक्टर लेना है जो एंगल 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम बनाए। आर यू गेटिंग दिस? तो इस केस में फ्लक्स इज व्हाट, ES cos theta, that is ES cos 0 degree, that is E into S। आया बात आपको समझ में? प्लेनर सरफेस से कैसे निकाला जाता है, ES cos theta, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आपका क्या, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। बट ध्यान देने वाली बात हमारी ये है कि वो हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल चलो करते हैं।
सपोज इस तरीके से है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ठीक है। मैं एक स्क्वायर प्लेट को इस तरीके से डाल दिया, ठीक है, या स्क्वायर प्लेट है या जो भी प्लेट है, चलो। तो अब देखो इसका एरिया वेक्टर कैसे दिखाओगे? परपेंडिकुलर एक ऐसे ds वेक्टर दिखा सकते हो, या यहाँ पर ऐसे करके ds वेक्टर दिखा सकते हो। ds बोल लो, हम लोग सरफेस में s लेके चलते हैं, तो दिस इज s वेक्टर, दिस इज व्हाट s वेक्टर, ठीक है। अब आप इमेजिन करो ये वाला s वेक्टर और e के बीच का एंगल ये हुआ, क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो ऊपर वाला होगा, तो ऊपर वाला और इसका एंगल कौन सा होगा? ऊपर वाला और इसका एंगल ये होगा थीटा। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? चलो मैं इसको ब्लू से दिखा देता हूं। देखो दो एरिया वेक्टर है, एक ये वाला एरिया वेक्टर और एक ये वाला एरिया वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग इसको ये वाला एरिया वेक्टर और E के बीच का एंगल ये हुआ, ये वाला एरिया वेक्टर और इस E के बीच का एंगल क्या होगा? ये हो गया। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग को ये वाला आपको देख रहा है 90 से ज्यादा है, तो हम लोग इसको लेंगे नहीं, हम लोग इसको लेंगे। तो phi equals to what? E S cos theta, क्लियर है? इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, आपको डिफरेंस समझ में आया। तो E और S के बीच का ये हो गया थीटा। आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस पे एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछ सकता है, मैक्सिमम फ्लक्स, और एक क्या पूछ सकता है, मिनिमम फ्लक्स। मतलब कब आप बॉडी को रखोगे तो उस पर मैक्सिमम फ्लक्स लगेगा, कब आप रखोगे तो उसको मिनिमम फ्लक्स लगेगा। तो आप इमेजिन करो अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं अपना सरफेस को ऐसा रखता हूं, ठीक है, ये मेरा सरफेस है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर पीछे तो लेंगे नहीं, इसी डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। चलो एरिया वेक्टर को मैं ऐसे करके दिखा देता हूं, दिस इज माय एस वेक्टर। आर यू गेटिंग दिस? तो इसमें फाई क्या हो गया? ई एस, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? cos 0 डिग्री, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लक्स इज व्हाट? E into S। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैक्सिमम फ्लक्स क्या हो गया? E into S हो गया। अब देखो मिनिमम फ्लक्स कब पॉसिबल है? ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। मैंने प्लेट को कुछ इस तरीके से, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो आप? इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, और वैसे ही हमने क्या रखा है? प्लेट लिया है। तो अब देखो इसका एरिया वेक्टर ऊपर भी बना सकते हो, थीटा 90 डिग्री, इसका एरिया वेक्टर नीचे भी बना सकते हो, दैट इज थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्री। तो फाई इक्वल्स टू ई एस cos 90, cos 90 का वैल्यू 0, तो मिनिमम फ्लक्स इज 0 एंड मैक्सिमम फ्लक्स इज व्हाट? ई एस। आर यू गेटिंग दिस? आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स के डायरेक्शन में रखा है, तो कोई भी इसको काट सकता है? नहीं, कोई भी इसको काटेगा नहीं। इस केस में देखो मैक्सिमम वाले लोग क्या करेंगे? इसको काटेंगे। तो आपको ये स्टेटमेंट में अगर लिखना पड़ेगा, तो आप स्टेटमेंट में कैसा लिखोगे? व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर, समझ में? सरफेस, ये हमारा सरफेस है, वो क्या है? व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये कब होगा? व्हेन सरफेस इज क्या? पैरेलल टू, देखो सरफेस इज पैरेलल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। या और ऐसा लिख सकते हो, और क्या? एस वेक्टर, यानी कि एरिया वेक्टर इज क्या? पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एक तरीका है, यहाँ पर मैं सरफेस के बारे में बोला, यहाँ मैं एरिया वेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ, या आप यहाँ बोल सकते हो, या एरिया वेक्टर इज क्या? एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो डिफरेंस को समझना, इसमें आपको गलती नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर पूछेगा तो सरफेस, देखो ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है, ये हमारा सरफेस है, ठीक है। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है, और मिनिमम में क्या है? देखो ये हमारा सरफेस है, दिस इज माय सरफेस। तो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या है? पैरेलल है। या इस केस में मैं बोलूंगा एरिया वेक्टर, ठीक है, S वेक्टर। S वेक्टर इज व्हाट?
एस वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर एस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर है। एक नोट करके सिंपल सा चीज, फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा भाई, ये यूनिट वाला गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट ऑफ फाइव। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट हुआ। डायमेंशन आप अपने से निकालना, डायमेंशन ऑफ फाइव। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप डायमेंशन निकाल सकते हो, कैसे डायमेंशन निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू क्या करना है, एरिया करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन निकालना, फिर ये चीज करना। तो ये आपको लर्न नहीं करना है, ये चीज आप एक बार प्लीज अपने से घर में सॉल्व कर लेना कि फ्लक्स का कैसे करके डायमेंशन निकलेगा। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, दैट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेनर सरफेस। एक प्लेन सरफेस से कैसे फ्लक्स निकालते हैं वो हमने डिस्कस किया था। अभी एक क्लोज सरफेस से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, ई वेक्टर बोल लो या ई बोल लो। अब इसमें मैं एक आर्बिट्ररी शेप का क्लोज सरफेस रखता हूं। ये क्या है, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस बोल लो या थ्री डायमेंशनल सरफेस बोल लो। ठीक है, अब आप याद करो हम लोग एरिया वेक्टर कैसे दिखाते थे। एरिया वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस में छोटा सा टुकड़ा ले लो, क्लियर है, उसमें फिर क्या, आउटवर्ड नॉर्म। सो दिस इज ds1 वेक्टर। ठीक है, अगर इसका एरिया ds1 है। सिमिलरली यहां अगर हम बनाते हैं तो दिस इज व्हाट, ds2 वेक्टर। यहां एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, सो दिस इज व्हाट, ds3 वेक्टर। सॉरी, यहां एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, सो दिस इज व्हाट, ds4 वेक्टर। यहां ले लिए ds5 वेक्टर। तो ये आपको आता ही है कि क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे दिखाएंगे। क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर दिखाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में उसको आप तोड़ो और एवरीथिंग शुड बी व्हाट, आउटवर्ड नॉर्मल। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये सारा क्या हो गया, आउटवर्ड नॉर्मल हो गया। आया बात समझ में। अब अगर आपको याद है फ्लक्स थ्रू अ प्लेनर सरफेस, ठीक है, आप चीजें याद करो। फ्लक्स थ्रू प्लेनर सरफेस क्या था, E S cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, और थीटा क्या हो गया, E और S के बीच का एंगल। तो अब अगर आप यहां पर नोटिस करोगे तो देखो सारे प्लेनर सरफेस क्या कर रहे हैं, अलग अलग एंगल बना रहे हैं। यानी कि दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2। आ रही है आपको बात समझ में, दिस इज थीटा 3, दिस इज थीटा 4, ये क्या हो गया, थीटा 5 आया बात समझ में। सबका एरिया वेक्टर, सबका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है, अलग अलग एंगल बना रहा है। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूं, क्लियर है, सो दैट इज phi due to s1 प्लस phi due to s2 प्लस phi due to s3 डॉट डॉट डॉट। कुछ बात समझ में आ रहा है। फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐड किए, इसका ऐड किए, इसका ऐड किए। फ्लक्स ड्यू टू S1, S1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, E ds1 cos थीटा 1। 2 के लिए क्या लिख सकता हूं, देखो अभी एक प्लेनर सरफेस है इसलिए ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है, E ds2 cos थीटा 2। 3 के लिए क्या लिखेंगे, E ds3 cos थीटा 3 प्लस क्या, सो ऑन। आर यू गेटिंग दिस। उसको हम लोग क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो यानी कि छोटा छोटा एलिमेंट को अगर मेरे को ऐड करना है तो यानी कि मैं फ्लक्स को ऐसा लिख सकता हूं, E ds cos थीटा का इंटीग्रेशन। ये जो सिंबल है, इंटीग्रेशन का ऐसा सिंबल होता है, बट मैंने यहां पर एक गोला सा दे दिया तो इसका मतलब हो गया क्लोज्ड इंटीग्रेशन। बात को समझना, क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्यों, बिकॉज इंटीग्रेशन इज
देन फॉर क्या, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, क्लियर है। कुछ अलग चीज नहीं है, सिंबल जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है ये वैसे ही सिंबल है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग एक क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकालेंगे। देखो ये किसके लिए था, प्लेनर सरफेस के लिए था, और ये किसके लिए है, क्लोज सरफेस के लिए। आपको कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये क्लोज सरफेस है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे दिखाओगे, छोटा 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 टुकड़ा कर दो। क्लियर है, समझ में आ रहा है, टुकड़ा कर दिया और फिर सबका एरिया वेक्टर क्या हो गया, आउटवर्ड नॉर्मल हो गया। अब दिक्कत क्या आया, सब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है, सब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलग अलग एंगल बना रहा है। तो मेरे को पूरे सरफेस के लिए अगर फ्लक्स निकालना है तो छोटा छोटा टुकड़ा का मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा, इसका 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 इसका। ठीक है, तो छोटा छोटा टुकड़ा को ऐड करते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन। नया चीज इंटीग्रेशन में क्या आ गया, ये चीज आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज्ड इंटीग्रेशन किस लिए बोले, क्योंकि भाई हम पूरा सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। आया आपको बात समझ में। अब इसी में से ही कुछ नोट करके पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। पहला, सपोज मान लो ये क्लोज सरफेस है और एक ही लाइन में दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहां पर एक मैं एरिया एलिमेंट लिया ds1, ठीक है, ये s1 हो गया, और एक मैं यहां पर एरिया एलिमेंट लिया s2, दिस इज व्हाट, ds2। कुछ बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने एक यहां पर एरिया एलिमेंट लिया, यहां पर एरिया एलिमेंट लिया, दिस इज θ1 एंड दिस इज व्हाट, θ2। आई आपको बात समझ में। ये क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास किया, ये वाला ds1 निकाले, ये वाला ds2 निकाले। अगर आप ध्यान दो यहां पर फ्लक्स इज लीविंग, आ रहा बात समझ में, फ्लक्स क्या कर रहा है, सरफेस से निकल रहा है, यहां पर ये अंदर घुस रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, फ्लक्स इज व्हाट, एंटरिंग। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो मैं इसके लिए फ्लक्स निकालता हूं। phi for s2 is e ds2 cos θ2। तो अब बात समझना, ये θ2 क्या है, 90 से ज्यादा है, तो ये cos θ2 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सिंपल मैथ्स है, देखो θ2 90 से ज्यादा है, क्लियर है। चलो मैं यहां लिख देता हूं, θ2 is greater than 90 डिग्री, तो cos θ2 क्या हो गया, नेगेटिव। तो इससे ये पूरा फ्लक्स क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एंटरिंग वाला फ्लक्स हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो वैसे ही अब चलो फ्लक्स लीविंग निकालते हैं हम लोग। फ्लक्स लीविंग 5 through s1 is e ds1 cos θ1। अगर आप देखो ये cos θ1 क्या है, cos θ1 is acute angle, 90 से क्या है, छोटा है। तो जब ये 90 से छोटा हुआ तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, जो भी फ्लक्स निकलता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमको पहला नोट पॉइंट क्या मिला, फ्लक्स एंटरिंग अ क्लोज्ड बॉडी is negative and leaving a closed body is क्या, पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो एंटर कर रहा है वो नेगेटिव है, जो लीव कर रहा है वो पॉजिटिव। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, पहला नोट पॉइंट। दूसरा, मैं अगर बोलूंगा फ्लक्स थ्रू अ closed body placed in uniform electric field is zero। आ रहा है बात समझ में। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, जीरो। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? सपोज मान लो ये एक क्लोज्ड बॉडी है, आप इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो। किसमें रखे हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहां से जितना भी ये क्या कर रहा है,
एंटर कर रहा है। मान लो 4 लाइंस एंटर की तो ये चारों की चारों लाइंस क्या कर रही, एग्जिट कर रही। क्लियर है? जितना एंटर किया उतना ही क्या कर गया, लीव कर गया। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो मैं यहाँ पर रीजन लिख सकता हूँ। रीजन अगर आपसे पूछेगा, एज amount of flux entering equals to what? Amount of flux leaving the क्या, closed body. So net flux equals to 0. आया बात समझ में? जितना एंटर किया उतना ही लीव किया। बट याद रखना ये कब वैलिड है, जब बॉडी को किस में रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये चीज वैलिड नहीं है। आया आपको बात समझ में कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं क्लोज सरफेस से, और ये कुछ इसका नोट पॉइंट्स। अब थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ये कंटिन्यूटी में काम आएगा आगे के टॉपिक जब पढ़ेंगे। फॉर easy calculation, for easy calculation of flux through a for easy calculation of flux through a closed body, we will use Gauss law. ये बात समझ में आया आपको? इसके बाद का जो टॉपिक मैं बताऊंगा गॉस लॉ, ठीक है, तब आपको ये और अच्छे से रिलेट होगा। फॉर इजी कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी वी विल यूज गॉस लॉ। कैसे? अब समझो मैंने क्या बोला, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? हर जगह पर डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, हर सारा एंगल भी क्या है, अलग अलग है। तो दिस इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ यूज करेंगे। ये हमने जितनी भी चीजें पढ़ी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी, इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो सिर्फ ये नोट पॉइंट ही आपको इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आपको ये नोट पॉइंट ध्यान में रखना है और ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। ये चीजें बस आपको इसलिए बताई जा रही है कि जब आप गॉस लॉ यूज करो तब आप रिलेट कर पाओ। फ्लक्स थ्रू प्लेनर सरफेस इंपॉर्टेंट है। प्लेनर सरफेस का ये फॉर्मूला है, इससे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लोज सरफेस के लिए ये किया जाता है, बट हम लोग क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ यूज करेंगे। और इस टॉपिक में सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखना है, एंटरिंग इज नेगेटिव, लीविंग इज पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म में रखा गया। तो टोटल या नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस बाय कन्वर्टिंग देम इनटू प्लेनर सरफेस। तो देखो कोई टॉपिक नहीं है ये, बेसिकली सर्टेन एग्जांपल्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं उसको टॉपिक बना के समझा रहा हूँ। एक क्लोज सरफेस से फ्लक्स बनाना है, कैसे बनाएंगे हम उसको, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लेनर सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब प्लेनर सरफेस का कांसेप्ट यूज करेंगे। तो आते हैं एग्जांपल पे। ठीक है, क्या बोल रहा है एग्जांपल 1, फाइंड फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देखो ये हेमिस्फीयर हो, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हम लोग को इसका कर्व सरफेस से फाइंड करना है, मतलब ये सरफेस से हम लोग को फाइंड करना है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो ये सरफेस से अगर आप एरिया वेक्टर वाला कंसेप्ट लो तो देखो यार ये ds1 हो जाएगा, ठीक है, ये ds2 हुआ, ये ds3 हुआ, ये ds4 हुआ। तो ऐसे कर करके यार बहुत सारा हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम ये अप्रोच नहीं लगाएंगे, यानी कि क्लोज सरफेस के लिए हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते। रैदर देन दिस, बात को समझना, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इमेजिन करो ये हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है, ठीक है। अब इमेजिन करो ये जो हेमिस्फीयर है इसमें कितना फ्लक्स जाएगा, उतना ही जाएगा जितना r रेडियस का ये डिस्क से जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इमेजिन करो ना यार, देखो ये इसका सरकमफरेंस है, ठीक है, इतना ही एरिया से घुस रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इतना ही एरिया से घुस रहा है, तो यहां से पूरा ये ऐसे 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 करके घुसते जा रहा है फ्लक्स। इमेजिन करते जाओ।
तो ये एरिया में जितना घुसेगा उतना ही क्या करेगा, देखो कर्व सरफेस को ही क्रॉस करेगा। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अल्टीमेटली मैं क्या ले सकता हूँ, ये पूरा रीजन को एक डिस्क ले सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा फ्लक्स थ्रू डिस्क इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू क्या, हेमिस्फीयर। आया बात समझ में? कैसे मैंने इस कर्व सरफेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लेनर सरफेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब प्लेनर सरफेस के लिए इसके लिए एस वेक्टर आप ऐसे करके लिखोगे। कुछ बात समझ में आ रहा है? इस साइड नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि E और ये वाला के बीच अगर आप ऐसे बनाएं तो ये वाला और E के बीच कितना आ गया, 180 डिग्री, जो हम ले नहीं सकते। तो फ्लक्स थ्रू डिस्क विल बी व्हाट, प्लेनर सरफेस ES cos थीटा दैट इक्वल्स टू व्हाट, E का वैल्यू E है, एरिया ऑफ दिस डिस्क, ये डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा बताओ, पाई r स्क्वायर इनटू cos 0 डिग्री दैट इज हाउ मच, E इनटू पाई r स्क्वायर। आ गया आपको बात समझ में? कैसे करके इसको हम डिस्क में कन्वर्ट करें। इमेजिन नहीं हुआ एक बार तो ऐसा आप सोचो, कटोरी लिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कटोरी को बाहर हम लोग बारिश में रख दिए, तो कटोरी के जो ऊपर वाला एरिया है, जो बारिश का पानी उसमें घुसेगा वही नीचे से पास करेगा। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? तो अल्टीमेटली एक सर्कुलर रिंग बोल लो या डिस्क बोलो, उसमें जितना बारिश का पानी घुस रहा है वही यहाँ से निकलेगा। आया बात समझ में? तो सिमिलरली आप इससे और एग्जांपल्स क्या निकाल सकते हो, आप अपने से निकाल सकते हो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, क्लियर है, जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे हेमिस्फीयर लिया वैसे ही हमें क्या ले सकते हैं, कोन ले सकते हैं, क्लियर है, ये r रेडियस का कोन है। तो इसमें भी क्या, जितना ये क्या डिस्क से पास करेगा उतना ही क्या करेगा, कोन से पास करेगा। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट, फाई थ्रू डिस्क इज फाई थ्रू कोन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली मैं एक जनरल चीज बता सकता हूं। क्या जनरल चीज आपको बता रहा हूं, सुनते जाना, समझते जाना। सपोज ये एक सर्कुलर बाउंड्री है, क्या है, एक सर्कुलर बाउंड्री है या एक डिस्क है r रेडियस का, तो इस पे कोई भी एक आर्बिट्ररी शेप, कोई भी एनी शेप, क्लियर है, तो जितना डिस्क से पास करते जाएगा, इमेजिन करो जो भी डिस्क से पास करेगा वही क्या करेगा, इस शेप से पास करेगा। आया बात समझ में? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये हमारा क्या है, डिस्क है या रिंग है, तो इसको यूज करके कोई भी शेप बनते गया तो उसी से ये पास करेगा। तो चलो फिर मैं लिख सकता हूं फ्लक्स थ्रू डिस्क, डिस्क बोल लो, रिंग बोल लो, इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू ये वाला कोई भी शेप। हमने हेमिस्फीयर बनाया था, हमने कोन बनाया, तो कोई भी शेप का अगर आपको बोले तो जितना डिस्क से पास कर रहा है उतना ही इससे पास करेगा। ठीक है, अब का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ, और काफी क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो इसको काफी अच्छे से समझना। ये वीडियो में या ये लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ गॉस लॉ के बारे में बताऊंगा, इसके एप्लीकेशंस हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलो आते हैं, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम बोल दो, तो चलो मैं लिख देता हूँ इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसको छोड़ के जाना मतलब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ के जाना। तो it states that total electric flux over a closed surface, देखो पहला पॉइंट है, closed surface in vacuum is 1 by epsilon naught। epsilon naught याद है आपको, absolute electrical permittivity of air, 1 by epsilon naught times total charge enclosed inside the closed surface। यानी कि बात को समझना, ये आपका जो स्टेटमेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल्स टू क्या, 1 by epsilon naught टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं Q एनक्लोज्ड बाय क्या, एप्सिलॉन। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? ये इसका एक्सप्रेशन है, क्लियर है कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज Q एनक्लोज्ड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद होगा इससे पहले जब मैं बताया था कि क्लोज सरफेस से निकालने के लिए हम आसानी क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ यूज करेंगे। तो ये समझ में आया, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज व्हाट,
Q enclosed by क्या एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है बताओ, एब्सोल्यूट क्या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, देखो मैं बार बार लिख दे रहा हूं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो फ्लक्स क्लोज सरफेस से, चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये तो देखो एयर के लिए हम पढ़े, अगर मीडियम कुछ अलग हो, फॉर अदर मीडियम, तो ये पता है क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। देखो ये जैसे मैं बार बार लिख रहा हूं ना, क्लोज सरफेस, क्यू एनक्लोज्ड, ये आपको एक बार अच्छा इंप्रेशन दिलाने के लिए कि ये क्लोज सरफेस पे ही निकालोगे। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या ई। आया बात समझ में, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो देखो ई आर क्या हो गया, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल, देखो पहले हम लोग इसको पढ़े थे फिर भी बता दे रहा हूं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। बहुत जगह पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद करो ये बहुत आसान है। कैसे आसान है, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप बताता हूं। अगर आपको याद है फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस में क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, ई ds cos थीटा। देखो फ्लक्स निकालते थे तो ये बड़ा झमेला है इंटीग्रेशन वगैरह करने का, तो इसको नहीं करके डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से इसको हम लोग क्या यूज कर देंगे कि बाबू लोगों ये गॉस लॉ को यूज करके निकालो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ये एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैं और चेंज कर सकता हूँ, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। अब समझना मैं क्या कर सकता हूँ, phi equals to q enclosed by एप्सिलॉन नॉट, बड़ा Q छोटा Q कुछ भी लिखो, ठीक है। ये गॉस लॉ है बेसिकली, एयर के लिए ऐसा, अदर मीडियम के लिए ऐसा। याद है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या E ds cos थीटा इक्वल्स टू क्या Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक और एक्सप्रेशन आ गया गॉस लॉ का, क्लियर है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा is Q enclosed by एप्सिलॉन। फ्लक्स थ्रू प्लेनर सरफेस, सॉरी फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, याद आ रहा है, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो या E ds cos थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज Q enclosed by एप्सिलॉन। देखो सारी चीजें वही है, क्लियर है। फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स को क्या लिखे, E ds cos थीटा का क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस के लिए ये चीज होता है, तो ये भी एक्सप्रेशन है और ये भी एक्सप्रेशन है। अब एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा, बहुत काम की है। तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे। एक छोटा सा आपका रोड मैप बताता हूं या माइंड मैप। ये दोनों फॉर्मूला तब यूज करना जब फ्लक्स निकालना, सिर्फ किससे, क्लोज सरफेस। कुछ बात आपको समझ में आ रहा है, क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना हो ना यार, प्लीज एक बार पहले गॉस लॉ लगा देना, फिर कुछ और सोचने जाना, ठीक है। गॉस लॉ से तुरंत देखो फ्लक्स के लिए क्या है, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट, बस डाल दिया आंसर आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूला तब यूज करना जब फ्लक्स निकालना हो सिर्फ क्लोज सरफेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता है ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। कुछ बात समझ में आया, बात क्लियर है। ये फ्लक्स निकालने के लिए यूज आता है। ये फॉर्मूला से पता है बहुत अच्छे से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये पूरा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर है। ये पूरा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ क्या, गॉस लॉ है।
जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर तुमको थोड़ा सा खाली पहले बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल, शेल मतलब खोखला बॉडी, स्फीयर, प्लेट, इनफाइनाइट रॉड, एक्सेट्रा। बस एक आइडिया आनी चाहिए। देखो मैं बहुत ज्यादा चीज आपको एक बार में नहीं बता रहा हूं, टू मच इंफॉर्मेशन विल आल्सो स्पॉइल योर ब्रेन, ठीक है। थोड़ी सी ही चीजें हैं, बस एक आइडिया बता रहा हूं कि आगे जब बढ़ोगे तो आप पीछे से रिलेट कर पाओ, क्योंकि फिजिक्स में आपको रिलेट करना बहुत जरूरी है। गॉस लॉ सिंपल है, क्लोज सरफेस दिया है, उससे फ्लक्स निकालनी है तो बिंदास निकाल लिए। कैसे निकाल लिए? Q enclosed inside the closed surface by epsilon naught। अदर मीडियम के लिए क्या हुआ, तो ये फ्लक्स निकालना हो तो तुरंत ये यूज कर दो। अब फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस को ये लिखा जा सकता है, हमने पढ़ा है भाई, मैंने आपको पढ़ाया था ये फॉर्मूला, ठीक है। ये लिखा जा सकता है, तो पता है ये फॉर्मूलाज ये किस लिए काम आएंगे पता है? ये तब काम आएंगे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। तो ये किसमें आया? ई निकालने के लिए काम आया। और ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये हम बाद में पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर बाद बहुत सारे डेरिवेशन से, तब ये काम में आएगा। तो प्लीज इतना तक आप याद रखो। अब इसको और ज्यादा अच्छे से समझते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब गॉस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जिससे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये समझते हैं क्या हो रहा है। पहला, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस and the closed surface is known as क्या? Gaussian surface, ठीक है। गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, और वो क्लोज सरफेस को क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बना के समझाता हूँ सारी चीजें। सपोज मान लो क्लोज सरफेस है, यहाँ पर एक -Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे करके एक सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, कुछ चार्जेस अंदर रखे, एक बाउंड्री में, दो बाहर रखा। तो पहला ये क्लोज सरफेस, ठीक है। तो क्लोज सरफेस को नाम कई बार बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जो साइंटिस्ट है उसको इज्जत देने के लिए या याद करने के लिए गॉसियन सरफेस, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, Q enclosed should be put with sign, साइन के साथ पुट करना है। पॉजिटिव का पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव का नेगेटिव लोगे। तीसरा देखो, Q enclosed are only those charges that are located inside the closed system। अब समझ में आया Q enclosed का मतलब क्या है? enclosed, enclosed बार बार बोल रहा था। Q enclosed में हमको सिर्फ वही चार्जेस लेना है जो इनसाइड में है। चार्जेस आउटसाइड एंड द बाउंड्री आर एक्सक्लूडेड, मतलब जो बाहर है और जो बाउंड्री में है उसको भी आपको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। तो जैसे इसमें अगर आप गॉस लॉ लिखोगे, समझते हैं, इज Q enclosed by epsilon naught, क्लियर है। तो Q enclosed को किससे लोगे? साइन के साथ, और जो अंदर है तो पता है इसमें क्या लेना पड़ेगा? माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाय क्या? Are you getting this? अब ये ऐड करने से प्लस आया, माइनस आया, अकॉर्डिंगली द आंसर इज करेक्ट। क्लियर है? ये समझ में आया, ये समझ में आया, Q enclosed समझ में आया। फोर्थ क्या बोलता है? फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस आर ओनली ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस एज फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस इज जीरो। क्यों आउटसाइड चार्ज जीरो हुआ? फ्लक्स एंटरिंग इक्वल्स टू फ्लक्स लीविंग फॉर आउटसाइड चार्जेस। तो चलो समझते हैं इसको। देखो, फ्लक्स इज ड्यू टू, यहां पर हम जो फ्लक्स कैलकुलेट करें ना, ये फ्लक्स किसके कारण है? माइनस Q1 कॉमा प्लस Q2 एंड सिर्फ क्या? माइनस Q3 के अंदर वाले के लिए ही सिर्फ फ्लक्स हो रहा है। ये इसके कारण फ्लक्स नहीं हो रहा है। क्यों? Q6 Q5 Q4 के लिए जितना घुस रहा है उतना ही निकल जा रहा है, तो नेट क्या हो गया? जीरो। जो लास्ट स्टेटमेंट है ना कि फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस इज जीरो, तो मैं लिखता हूं फाई ड्यू टू क्या? माइनस Q6 प्लस Q4 एंड माइनस Q5 इज जीरो। क्लियर? इसलिए गॉस लॉ में हमारा क्या आता है? Q enclosed आता है, तो सिर्फ हम लोग को अंदर वाली
फ्लक्स निकालना है, अंदर वाले चार्जेस को ही लेना है क्योंकि बाहर वाले चार्जेस के लिए नेट फ्लक्स 0 है। थर्ड पॉइंट क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी थर्ड नहीं, फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द क्लोज्ड सरफेस calculated from Gauss law is due to all charges outside and inside the closed surface। अब समझो ये चीज। अब देखो ये जो फॉर्मूला था phi equals to q enclosed by epsilon naught, इसको मैं खोलता था कुछ इस तरीके से, E निकालने के लिए E into ds into cos theta equals to q enclosed by epsilon naught। याद है मैं बोला था इससे हम लोग क्या निकालेंगे, E निकालेंगे एप्लीकेशन में। तो इससे जो E निकला, कौन सा E, ये वाला जो E अगर आप निकाल पाओगे, E is due to whom? E is due to all charges। ये सारे चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है। किस किस के लिए निकला है? E is due to minus q1 plus q2 minus q3 plus q4 minus q5 and minus q6। आया बात समझ में? डिफरेंस समझना, ये दोनों पॉइंट के बीच में फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिफरेंस समझना। फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड सारा चार्ज जितना उसके आसपास में सारा के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आ रहा है बात समझ में? ये एग्जांपल को भी आप कॉपी करना तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस does not depend upon its shape and size, it depends only upon क्या, q enclosed। तो चलो समझते हैं इसको। इससे ही एक अलग एग्जांपल मैं बना के समझाता हूँ। सपोज एक चार्ज है -q और ये क्लोज सरफेस को मैं स्फीयर ले, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इससे फाई क्या हो गया, साइन के साथ -q/epsilon, क्लियर है? अब चलो ये मैं -q को अब एक छोटा सा स्फीयर बनाया, शेप चेंज किया, तो अब फ्लक्स कितना है, सेम -q/epsilon naught। तो ये सवाल पूछता है हाउ विल द फ्लक्स चेंज, रेडियस हाफ कर दिया, रेडियस डबल कर दिया। अब कोई भी शेप आप लो, कोई भी एक आर्बिट्ररी शेप ले लो, इससे भी जब आप फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स इज व्हाट, क्या होता है फ्लक्स बताओ, चार्ज एनक्लोज्ड बाय epsilon naught, तो दैट इज व्हाट -q/epsilon naught। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस निकालना बहुत ही आसान है, इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, सिंपल। वो जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर कितनी चार्जेस है उसको डाल दो, प्लस माइनस के साथ ऐड कर दो, पुट कर दो, आपको क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो प्लीज ये गॉस लॉ उसके नोट पॉइंट्स रिवाइज करो। अब मैंने यहाँ तक जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई है, चलो उस पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब एग्जांपल्स करते हैं, जो भी थ्योरी हमने पढ़ ली थी। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड 3/5 E0 I कैप प्लस 4/5 E0 J कैप प्लस 2/5 E0 K कैप, और E0 की वैल्यू आपको इतनी दी है, ठीक है। फाइंड फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ प्लेन, ठीक है। तो चलो इसका पहले एक रफ डायग्राम में बनाता हूं। ये x ले लो, ये y ले लो, ये z ले लो, ठीक है, क्लियर है? आप x y z कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई उतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जनरली आप इस तरीके से लेना, रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया पैरेलल टू YZ प्लेन। तो देखो YZ प्लेन के पैरेलल है रेक्टेंगुलर सरफेस, मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा। कुछ बात आपको समझ में आया? ठीक है, ये प्लेनर सरफेस है, ठीक है, YZ प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा। चलो थोड़ा सा मैं इसको 3 डायमेंशन इफेक्ट दे देता हूँ, क्लियर है? अब आप इमेजिन करो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ऐसे करके अलोंग x एक्सिस होगा पैरेलल, या इसके पीछे ऐसे करके होगा नेगेटिव x एक्सिस में। आप इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ये x है, ये y है, ये आगे ऐसे आ गया z,
तो ये yz प्लेन, yz का परपेंडिकुलर ये हो गया, क्लियर है, ठीक है, अलोंग x एक्सिस या अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। तो देखो अब इसका वैल्यू, एक वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो इसकी मैग्नीट्यूड आपको दे दी है 0.2 एंड देखो इट इज अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस मतलब हम क्या लिखेंगे, i कैप। बात समझ में आया, सिंपल वेक्टर का यूज है। ये वाला क्या होगा अगर इसके पीछे वाला, तो दिस इज 0.2 इनटू क्या, माइनस i कैप। कुछ बात समझ में आया। किस तरीके से ये आपका सरफेस है, प्लेनर सरफेस है, ठीक है, बेसिकली हम प्लेनर सरफेस पे बात कर रहे हैं। तो प्लेनर सरफेस पे किस तरीके से बनाया गया। नाउ हमको E गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है 3/5 E नॉट I प्लस 4/5 E नॉट J प्लस 2/5 क्या, E नॉट K। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यार देखो हमको फ्लक्स क्या निकालना है, फ्लक्स इज E वेक्टर डॉट S वेक्टर, प्लेनर सरफेस के लिए ES cos थीटा बोलो या E डॉट S बोलो। तो आपको बेसिकली दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखो यार आप इसमें ये वाला नहीं लोगे, क्यों ये वाला नहीं लोगे, क्योंकि फिर आंसर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हमको किसको लेकर चलना है, इसको लेकर चलना है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट आपको याद ही होगा यार, हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, I J J K K, क्लास 11 की चीज है। तो देखो दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो सिर्फ I ही आएगा, दैट इज 3/5 E नॉट इनटू 0.2, तो दैट इज 3/5 E नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 into 10 to the power 3 into कितना 0.2। ये आपका सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ गया। तो द यूनिट इज न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। प्लीज यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है, क्लियर है। तो आपको समझ में आया, डायग्राम बनाना है और बेसिकली इसमें करना क्या है, बेसिकली इसमें एरिया वेक्टर आपको समझना है, क्या आपको लेना है और सॉल्व करना है। अब देखो बहुत अच्छी सी चीज आपको मैं बताऊंगा, सॉरी बहुत अच्छा चीज मैं बताता हूँ। देखो पूरे फिजिक्स में ना क्या होता है कि कई बार, एक बार नहीं कईयों बार आपको 3 डायमेंशनल में सोचना है। जैसे देखो ये 3 डायमेंशनल में सोचा है, ये x है, ये y है, z है, xz प्लेन, yz प्लेन। तो पता है इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है, मैं आपको पहले भी बताना चाहता था बट इस एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट सवाल लगा रहा है वो उस रूम में बैठा होगा, तो उस रूम के कॉर्नर्स को वो क्या लेकर चलेगा, x एक्सिस लेकर चलेगा, y एक्सिस लेकर चलेगा, z एक्सिस लेकर चलेगा। देखो जनरली हम तो कोई गोला शेप का रूम में तो बैठते हैं, हम एक जनरली रेक्टेंगुलर शेप का रूम में बैठते हैं। अब जहां पर भी बैठे हो, एक कोना को ओरिजिन ले लो, एक को x एक्सिस ले लो, y एक्सिस ले लो, z एक्सिस ले लो, इमेजिन करो, सवाल थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो चलो ये चीज मैं आपको लिख देता हूँ, आप सुन लिए हो तो याद भी रख लेना कि फॉर 3D व्यू, ठीक है, कॉपी में नहीं बनाया जाता है कई बार। तो फॉर 3D यू इमेजिन द रूम in which you are sitting as x, y, z एक्सिस। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, आप जहां पर भी बैठे हो, रूम में भी बैठे हो, एक कोना को ले लो आप ओरिजिन, फिर वहां से ये ऐसे वाला x एक्सिस, ऊपर वाला y एक्सिस और इस तरफ वाला z एक्सिस, तो बहुत अच्छे से इमेजिन हो जाती है। तो मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ कि रूम के कॉर्नर्स को लेकर x y z एक्सिस करता हूँ। या आप एक और तरीका भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको कॉपी में समझनी है, ठीक है, तो आप ना यार एक क्यूब बना, क्लियर है, आप क्या करो एक क्यूब बना। चलो मैं ऐसा करके क्यूब बना रहा हूँ। तो क्यूब में भी क्या होता है, कई बार आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। देखो थोड़ा सा मेरा डायग्राम सही नहीं बन रहा है, एक मिनट, क्यूब बना लो, ठीक है। अभी जैसे आपने क्यूब बना लिया ना, तो इसको x एक्सिस ले लो, इसको y एक्सिस ले लो और इसको आप z एक्सिस ले सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसा भी क्यूब बनाओ, तो इसमें अगेन आपको क्या होगा, चीजें थोड़ी सी इमेजिन करने में इजी होगी, आपको आता ही होगा।
इन चीजों का इससे उतना रिलेशन नहीं है, बट फिर भी समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। आप क्यूब लेके इमेजिन कर सकते हो। जैसे इसमें ये वाईजेड प्लेन बोल दिया, तो वाईजेड प्लेन बोल दिया तो देखो भाई ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर सरफेस। कुछ बात आपको समझ में आया? ये वाला क्या हो गया आपका रेक्टेंगुलर सरफेस। जनरली आपको इतना टाइम नहीं रहेगा न्यूमेरिकल करते वक्त एग्जाम हॉल में कि यार क्यूब बनाएं फिर उसमें इमेजिन करें, बट ये एक अच्छा तरीका होता है कि क्यूब बना के आप इमेजिन कर सकते हो। क्लियर है? ये हो गया। और ये इसका फिर क्या हो गया, ये एस वेक्टर, ये भी एस वेक्टर। तो मैं जनरली इसको प्रेफर करूंगा कि आप अपने रूम को ही देखकर कर सकते हो। ये छोटी सी चीज है, थोड़ा सा लेक्चर्स हमारे लंबे होते हैं, काफी ड्यूरेशन के होते हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वाले पे। ठीक है, अगेन इमेजिनेशन करना है इसको। A positive large sheet lying in XY plane has electric field of 200 Newton per coulomb. सही है, चलो। Find flux through a circular surface of radius if normal to the surface makes 60 degree with z axis. क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो चलो अब यहाँ बनाता हूँ मैं एक बार 2 डायमेंशनल में समझाने का कोशिश करता हूँ आपको। x y z A large positive sheet is lying in the क्या XY plane। तो चलो एक large positive sheet है, क्लियर है, ये XY plane में बेसिकली लाई कर रही है। तो देखो यहाँ मैं बनाया, तो अब Z एक्सिस को दिखाने में थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट होगा। तो देखो मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं इसको X ले रहा हूँ, इसको Y ले रहा हूँ सॉरी, और इसको Z ले रहा हूँ। आया आपको बात समझ में कैसे करके मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ? मैं एक ही बार में नीचे नहीं लिया, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। मैं यहाँ लेता तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता, मैं नीचे ले लिया x y। तो देखो ये नीचे में मेरा ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट माय क्या पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव लार्ज शीट लाइंग इन द xy। ठीक है, तो अब देखो ये पॉजिटिव है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, एक ऊपर होगा और एक क्या नीचे होगा सॉरी, आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 200, तो ये z डायरेक्शन में क्या हो गया, k कैप ले लो, और ये नीचे में है तो दैट इज 200 माइनस k। आया बात समझ में? आपको देखो इसमें क्या सिर्फ वैल्यू दी है, तो वैल्यू से कैसे मेरे को वेक्टर्स बनाना है, तो इमेजिन करना है। आप इस क्यूब से भी सोच सकते हो। अगर आप इस क्यूब को सोचते तो आपका ये xy एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपका xy एक्सिस मतलब ये होगा। ठीक है, आई एम सॉरी। अब ध्यान दो, अब क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस, सर्कुलर सरफेस है 0.1 मीटर इफ नॉर्मल टू द सरफेस। देखो नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर सॉरी, तो परपेंडिकुलर जनरली कौन बनाता है, परपेंडिकुलर बोल लो या आपका एरिया वेक्टर बोल लो। तो परपेंडिकुलर या एरिया वेक्टर टू द सरफेस मेक 60 डिग्री विद पॉजिटिव z एक्सिस। ठीक है, तो चलो ये मेरा प्लेट कहीं पर भी लाई कर रहा होगा, ये सर्कुलर प्लेट या सॉरी परपेंडिकुलर सर्कुलर डिस्क। अब इसका जो एरिया वेक्टर है ये हो गया एरिया वेक्टर इसका डिस्क का, ये जो डिस्क का एरिया वेक्टर है ये z एक्सिस मतलब इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इसका एरिया वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ ऑलमोस्ट 60 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो ये प्लेनर सरफेस है, तो फाई इज व्हाट, es cos थीटा। इसका वेक्टर फार्मूला इसलिए यूज नहीं करे क्योंकि मैं इसको वेक्टर नहीं बना पाऊंगा, ये अलोंग z एक्सिस में है तो इजीली बन गया। ऐसे तो हम बना सकते हैं बट वो थोड़ा सा लेंथी होगा। तो e का वैल्यू कितना आ गया 200, एरिया पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इसका एरिया वेक्टर, ये हमारा डिस्क है, क्लियर है, सर्कुलर डिस्क, इसका एरिया वेक्टर सॉरी इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, z एक्सिस बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो 60 डिग्री। सो दिस इज cos 60 डिग्री। तो यहां से जो भी आंसर आएगा आप सिंपलीफाई कर सकते हो। देखो मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में बनाया, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आपको मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपको वेक्टर बनाना है। तो ये जो x था, y था, z था, आप इसको इस तरीके से लो जिसमें आपको क्या आएगा, सुविधा आएगा या जिसमें आपको ये हेल्प होगा।
मैंने पहले एक्स वाई ऐसे लिया तो देखा थोड़ा सा डिफिकल्टी है अलोंग जेड एक्सिस दिखाने का, तो मैंने एक्स वाई को यहाँ लिया तो देखो जेड ऊपर हो गया जेड नीचे हो गया। तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते ही समझ में आएगा। जैसे मैंने एक्स और वाई यहाँ पर ले लिया था, ठीक है, तो वाई जेड प्लेन यहाँ था, तो एरिया वेक्टर दिखाने में मेरे को क्या आ गया था, इजी आ गया था। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है, बेसिकली ये इमेजिनेशन का ही पार्ट है। आप इमेजिन करने के लिए मैं आपको ये बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ कि आप जो रूम में बैठे हो वहां कोई भी एक कोना को ओरिजिन लेके x y एंड दिस इज z, इस तरीके से इमेजिन करके बहुत अच्छा फील आएगा। या आप कॉपी में फटाफट क्यूब बना के इमेजिन करो, टाइम लगेगा क्यूब बनाने में, सो यू विल रेफर दिस। एग्जांपल 3 पे आते हैं। क्या बोल रहा है ये, 2 चार्जेस -2q एंड +q, ठीक है, ये +q है। 2 चार्जेस -2q एंड +q are at points a, 0 and 4a, 0. Find flux through a sphere of radius 3a, center at origin. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो बस एक आइडिया के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका है एक्स वाई एक्सिस, -2q कहाँ पे रखा है, a, 0, a, 0 मतलब चलो मैं कहीं यहाँ ले लेता हूँ, this is what, -2q, right? This is your, यहाँ ले लेता हूँ -2q, ठीक है, और +q कहाँ रखा है, 4a, 0, तो 4a, 0 मतलब कहीं यहाँ पर होगा, this is +q, कोऑर्डिनेट्स 4a, 0, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है, इसका कोऑर्डिनेट्स है आपका a, 0। फाइंड फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a, सेंटर एट ओरिजिन। तो देखो अब अगर आप एक स्फीयर बनाओगे सेंटर एट ओरिजिन, उसका रेडियस क्या है, 3a है, क्लियर है, आर यू गेटिंग दिस, बात समझ में आ रहा है। अगर उसका रेडियस 3a होगा, ये मान लो स्फीयर है, इसका रेडियस क्या है 3a, तो 3a बोलने से ये a वाला तो इसके अंदर आ जाएगा, आर यू गेटिंग दिस। ये डिस्टेंस 3a है और ये डिस्टेंस भी कितना 3a है, तो इसके अंदर सिर्फ कौन आया, इसके अंदर सिर्फ -2q आया, +q इसके बाहर आया क्योंकि वो 4a डिस्टेंस है। तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर इज q enclosed by ε0। कितना चार्ज उसके अंदर आया, सिर्फ और सिर्फ -2q साइन के साथ, इट इज -2q by ε0। बहुत सिंपल सा है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, मेरे को आपको समझाना था करके मैं इसका डायग्राम बनाया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये काफी अच्छा कांसेप्ट क्लियर करता है, ठीक है। S1 एंड S2 आर 2 स्फीयर्स, ये S1 हो गया, ठीक है, ये S1 है, ये S2 है। अब चार्जेस कुछ इस तरीके से रखे गए, बेसिक्स क्वेश्चन है। फाइंड फ्लक्स थ्रू 1 इक्वल्स, सॉरी, फ्लक्स थ्रू 1 इज टू क्या, फ्लक्स थ्रू 2, ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, 1 और 2 का फ्लक्स का रेशियो फाइंड करना है। सो देखो 1 के थ्रू, 1 में सिर्फ +q है तो दैट इज +q by ε0, क्लियर है। 2 के लिए निकालते हैं, तो देखो 2 के अंदर ये दोनों भी है, तो दैट इज q -2q by ε0, दैट इज व्हाट, -q by ε0। आ रहा बात समझ में, दोनों को ऐड करना है साइन के साथ। तो जब आप दोनों का रेशियो निकालोगे 1:2, तो 1:2 का रेशियो क्या निकालोगे, दैट इज 1:, क्या, -1। आर यू गेटिंग दिस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो द रेशियो विल बी 1:-1 हो गया, पहला क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या बोल रहा है दूसरा वाला, फ्लक्स थ्रू S1 निकालना है इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय अदर मीडियम ऑफ ER = 5। मतलब अब इसमें जो एयर था उसको एक अदर मीडियम से हम लोग क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। तो रिप्लेस कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स क्या हो जाता है अदर मीडियम में, Q enclosed ε0 into ER। तो देखो जब 1 के लिए निकालना है तो चार्ज कितना है, +q। साइन प्लीज कभी मत भूलना, क्योंकि देखो साइन यहाँ नेगेटिव आया, नेगेटिव फ्लक्स मतलब पता है फ्लक्स क्या कर रहा है, फ्लक्स इज व्हाट, अगर φ2 का नेगेटिव आया तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फ्लक्स इज व्हाट, एंटरिंग, फ्लक्स उसमें घुस रहा है। तो साइन को आप प्लीज मत भूलना। अब इस पे आते हैं, मैं 1 पे जो बता रहा था, 1 पे क्या हो गया, फ्लक्स निकालना है तो चार्ज +q
एप्सिलॉन नॉट, अब देखो मीडियम चेंज हो गया ER, सो दिस इज व्हाट प्लस Q 5 एप्सिलॉन नॉट। आई एम गेटिंग, इस बात समझ में आया? थर्ड में क्या बोल रहा है? फ्लक्स थ्रू S2 इफ इट्स रेडियस इज डबल्ड। याद करो S2 का रेडियस को डबल कर दिए और बड़ा कर दिए तो क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं, फर्क नहीं पड़ा। तो फ्लक्स थ्रू 2 इज अगेन चार्ज कितना है? सेम Q minus 2Q by epsilon naught, that is minus Q by epsilon naught। तो क्या लिखूंगा? नो चेंज। आया बात समझ में? बहुत सिंपल है सर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस आपको आइडिया सिखा रहा हूं कि हाँ गॉस लॉ को हम कैसे यूज करें, क्योंकि देखो ये क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस, तो फटक से गॉस लॉ हम लोग को यूज करना है। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ का लेवल थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। An infinite sheet with surface charge density sigma, ये सिंबल है आपका सिग्मा, ये एक infinite sheet है, बहुत लंबा है, cuts through a sphere as shown। तो ये एक sphere है, ठीक है, इसमें ऐसे करके इसको काट दिया गया। तो सेंटर से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x डिस्टेंस पे काटा। फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, मतलब अब ये जो स्फीयर है इससे हम लोग को फ्लक्स निकालना है। तो वही देखो फ्लक्स क्या होगा? Q enclosed by epsilon naught। तो हमको क्या चाहिए कि वो स्फीयर से कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है। तो अब आप समझना इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से। जब इसको काटेगा, चलो मैं यहां बनाता हूं वापस से, पूरी इमेजिनेशन वाली चीज है, ठीक है। देखो जब इसको काटेगा, एक आप स्फीयर लो, इमेजिन करो, ठीक है, आप स्फीयर लो, उसमें एक प्लेट घुसाओ। अब उसमें आप एक प्लेट घुसाओगे तो क्या आप इमेजिन करो स्फीयर के अंदर एक सर्कुलर रीजन कट होके रहेगा। ये आपका एक सर्कुलर रीजन है जो क्या हो गया? स्फीयर के अंदर कट होके रह गया। आ रहा है बात समझ में? इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? 3 डायमेंशन की चीजें हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं, एक बॉल लो, उसमें एक प्लेट घुसा दो। जब आप प्लेट घुसाओगे तो वो प्लेट का कितना रीजन कवर होगा? वो प्लेट का सिर्फ एक सर्कुलर रीजन उसमें कवर होगा, ठीक है, क्लियर है। अब इस सर्कुलर रीजन का रेडियस को मैं बोल देता हूं स्मॉल r, क्लियर है। दिस इज x और ये रेडियस क्या है? कैपिटल R है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? स्मॉल r निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? कैपिटल R स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया? क्लियर है। इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट क्या है? स्फीयर के अंदर है, बाकी उस बाहर चले गए। अब इतना ही पार्ट पे चार्ज है, आ रहा है बात समझ में? ये जो इसके अंदर पर घुस के रह गया है, सिर्फ इतना ही पार्ट में क्या होगा? चार्ज होगा, क्लियर है। तो देखो चार्ज कैसे निकालेंगे? Q enclosed इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू एरिया, कितना एरिया में चार्ज है? ये देखो ये पूरे एरिया में चार्ज है। अगर आपको बात समझ में, ये जो पूरा डिस्क का एरिया है जो अंदर उसके है, इसमें पूरा क्या है? चार्ज फैला है, ठीक है, बाकी स्फीयर के बाहर है। तो सिग्मा इनटू इसका एरिया कितना हो गया? पाई r स्क्वायर, दैट इज सिग्मा पाई r स्क्वायर माइनस क्या? x स्क्वायर, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड आ गया। तो नाउ फ्लक्स इज Q enclosed by epsilon naught, charge enclosed is what? Sigma pi r square minus x square by epsilon। Are you getting this? बात समझ में आया कि नहीं आया? आपको बस ये इमेजिन करना है कि जब आप इसमें ये डाले, आप इसमें शीट डाले, तो ये शीट का एक सर्कुलर हिस्सा, ये शीट का एक सर्कुलर हिस्सा क्या है? इस स्फीयर के अंदर इंक्लूडेड है। तो चार्ज एनक्लोज्ड हमको पूरा शीट का नहीं लेना है। चार्ज एनक्लोज्ड वो चार्ज होता है जो हमारा क्लोज सरफेस के अंदर है। तो क्लोज सरफेस हमारा क्या है? स्फीयर है। तो स्फीयर वाला ही हम लोग को सिर्फ स्फीयर के अंदर क्या बना? डिस्क बना, उसी का ही चार्ज हमको लेना है। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को, बोर्ड लेवल की ही चीजें हैं। E equals to 2x I cap, x क्या हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन,
exists, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब, नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब। ये आपको क्यूब गिवन है, क्यूब ऑफ साइड ए कैसे रखा है, ये डायग्राम गिवन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन साइड ए है और ये ए डिस्टेंस पे इससे रखा है। तो प्लीज आप एक बार क्वेश्चन बना लेना, क्योंकि मैं इसी डायग्राम में सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो देखो सबसे पहले इसको पढ़ के E इक्वल्स टू 2x I कैप, मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि E इज वेरिएबल। क्यों वेरिएबल बोलो भाई? क्योंकि देखो ये x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। आपको बात समझ में? अलग अलग x कोऑर्डिनेट पे अलग अलग है और इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इसका डायरेक्शन 2x I कैप है, तो डायरेक्शन इज अलोंग व्हाट? x एक्सिस, ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज व्हाट माय क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका वैल्यू वेरिएबल है, ठीक है, बट आपको लग रहा होगा मैंने यूनिफॉर्म क्यों दिखाया है, मैं बस डायरेक्शन बता रहा हूं कि अलोंग x एक्सिस है, बाकी उसकी वैल्यू क्या करते जा रही है, चेंज करते हुए जा रही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अलोंग x एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दी, ठीक है। अब मेरे को क्यूब से निकालना है, तो देखो क्यूब इज अ क्लोज सरफेस, ठीक है, समझते जाना, टाइम लगेगा थोड़ा सा बट अच्छे से पकड़ में भी आएगा ये चीज। क्यूब क्या है? क्लोज सरफेस। यार गॉस लॉ क्या बोला था कि भाई देखो इस क्यूब में कितना चार्ज है उससे आप फ्लक्स निकाल लोगे, लेकिन सेकेंड बिट में क्या बोला? आपको चार्ज निकालना है, यहाँ आपको चार्ज गिवन नहीं है। तो तरीका क्या है? क्लोज सरफेस को प्लेनर में कन्वर्ट करो। अब चलो डिस्कस करते हैं। देखो क्यूब के टोटल 6 फेसेस है। कितने फेस है? 6 फेस है। हम अगर इमेजिन करें तो देखो ये वाला को मैं अगर 1 बोल दिया तो दिस इज ds1, क्लियर है? ये वाला को मैं 1 बोल दिया, अच्छे से समझना, क्लियर है? E को थोड़ा देर के लिए एक बार भूल जाओ आप, ठीक है? दिस इज s1, ये वाला जो सरफेस है दिस इज ds2। आया आपको बात समझ में? ds1 किसके लिए, ds2 किसके लिए? ऊपर का जो सरफेस ds3 बोल दिया, ठीक है। फिर जो नीचे का सरफेस दैट इज व्हाट? ds4 बोल दिए। इमेजिन आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कौन सा क्या सरफेस है, किस तरीके का सरफेस है। फिर ये क्यूब का ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये इस साइड हो गया, ये इस साइड हो गया। अब ये फ्रंट का सरफेस, तो फ्रंट का सरफेस का क्या होगा? ऐसे होगा, लेकिन मैं डायग्राम में कैसे दिखाऊंगा? मैं डायग्राम में इसका जो वेक्टर होगा अलोंग z एक्सिस होगा। बात को समझते जाना। दिस इज कहां तक दिखा दिए? 4, तो दिस इज व्हाट? ds5 वेक्टर। और जो पीछे का सरफेस है, पीछे का सरफेस के लिए, पीछे का सरफेस के लिए दिस इज व्हाट? ds6 वेक्टर। कुछ बात आपको पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कैसे करके मैंने सारे वेक्टर्स देखा है। चलो फिर से एक बार बता देता हूं एरिया वेक्टर कैसे है। ये आपका राइट वाला प्लेट है, ये राइट वाला सरफेस है, ये वाला मैं शेड नहीं कर रहा हूं, आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। ये वाला, ये राइट वाला प्लेट हल्का हल्का कर देता हूं, ठीक है। फिर ds2 कौन सा प्लेट है? आपका लेफ्ट वाला, ds2 इज लेफ्ट वाला, ये वाला, ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर हो। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? आपको ds1 ds2 दिख रहा है। ds3 आपका टॉप सरफेस, क्लियर है? ds4 आपका बॉटम सरफेस, क्लियर है? ds5 आगे आया, so this is front, and ds6 is क्या? बैक। आपको समझ में आया किस तरीके से ये डायग्राम हमने देखा है? 1 2 3 वाला ऊपर, 4 वाला नीचे का, और ये आगे का, ये पीछे का, हमने ये सारा वेक्टर्स दिखाया। अब चलो मैं सॉल्यूशन यहां लिखता हूं। फ्लक्स थ्रू क्यूब, सारा सरफेस के ऐड करोगे 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? 6 के। चलो लिख ही देता हूं मैं, 4 5 प्लस 6। क्यूब क्या है? एक क्लोज बॉडी है, बहुत सारे प्लेनर में तोड़ दिए।
अब देखो कोई भी प्लेनर सरफेस के लिए फ्लक्स कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड S cos थीटा। अब आप बहुत अच्छे से इमेजिन करना, 1 E वेक्टर क्या है अलोंग x एक्सिस, सिर्फ 1 और 2 के लिए ही फ्लक्स होगा, बाकी किन के लिए 3 से लेकर 6 के लिए E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर, सो cos 90 क्या आ गया 0 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं लेंथी नहीं कर रहा हूं, हर किसी के लिए दिखा नहीं रहा हूं मैं। 1 के लिए ये ds1 है और ये E है, तो 1 और ds1 के बीच का एंगल 0 डिग्री, ds2 और E के बीच का एंगल कितना आया भाई 180 डिग्री, ठीक है। E ऐसे जा रहा है, 3 क्या है y एक्सिस में है, x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है 90, ये y एक्सिस में है, E ऐसे है 90, क्लियर है? तो कट गया। 5 ऐसे करके बाहर निकल रहा है, z एक्सिस में है, अलोंग x एक्सिस में E है, तो अगेन 90, क्लियर है? ds6 अंदर जा रहा है, E अलोंग x एक्सिस में, तो 90। आपको डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा आपको हॉचपॉच लग रहा होगा, बट नहीं, आपको बहुत सिंपल सी चीजें हैं। आप इस क्यूब को इमेजिन करो, कैसे करके राइट वाला, कैसे करके लेफ्ट, ऊपर नीचे, उसके लिए दिखाया गया। ई को इसलिए मैं एकदम लाइट से बनाया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इन सब के लिए क्या हो गया 5, इन सब के लिए 5 की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, क्लियर है? ई परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर और cos 90 का वैल्यू क्या हो गया 0, तो फ्लक्स आ गया। तो अल्टीमेटली इसके लिए आया और इसके लिए आया। तो चलो अब इसको मैं आगे लिखता हूं। देखो 1 के लिए ये हो गया 1, तो 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर 1 के सरफेस में कितना होगा इनटू ds1 यानी कि इसका एरिया इनटू cos 0 डिग्री, क्लियर है? 2 के लिए 2 के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जितना भी होगा, ये सेकंड सरफेस है, इनटू उसका एरिया ds2 इनटू अगेन कितना, देखो E ऐसे जा रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दिस इज व्हाट cos 180। अब अच्छे से समझो, देखो अब मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपका E क्या है, वेरिएबल है, E की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो E1 मतलब सरफेस 1 पे, ठीक है, सॉरी सरफेस 1 हमारा ये है, क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? तो आप इमेजिन करो E इक्वल्स टू 2x i कैप तो डायरेक्शन बताया x, तो सरफेस 1 पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा, इमेजिन कर पा रहे हो? ये a डिस्टेंस, फिर ये a डिस्टेंस, तो ये वाला जो हमारा सरफेस 1 है, ये वाला जो हमारा सरफेस 1 है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है सरफेस 1 का, ये x कोऑर्डिनेट इज a plus a 2a, तो E1 का वैल्यू मैं कितना लिखा 2, x की जगह कितना 2a ds1, इसका पूरा एरिया, ये प्लेनर सरफेस है, एरिया ऑफ अ क्यूब इज a स्क्वायर cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। समझ में आया? आपको ये समझ में आया मैंने E कैसे लिखा, एरिया तो a स्क्वायर आपको समझ में आ गया। E लिखने का तरीका क्या है, E हमको कहां पे निकालना है, E वेरिएबल है, E हमको ये सरफेस 1 पे निकालना है। बात समझो, ये सरफेस 1 को देखो मैं एकदम डार्क कर दे रहा हूं, अच्छे से फील लाओ, क्लियर है? सिर्फ इसी सरफेस को आप देखो, ऐसे करके E जाते जा रहा है इस साइड में, और ये सरफेस 1 ऐसे करके एक जगह पर रखा है, तो ये सरफेस 1 का x कोऑर्डिनेट कितना है, ये जो सरफेस 1 है इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, कैसे, ये a फिर ये a, तो दिस इज 2 है। अब E2 मतलब कौन सा सरफेस, चलो सरफेस को थोड़ा और हाईलाइट करता हूं। E2 मतलब आपका बेसिकली ये वाला सरफेस, आपको दिख रही है चीजें, E2 में हमको क्या करना है, ये वाला सरफेस को लेना है। तो जो ये वाला सरफेस है, इसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2, यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना है a, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया a स्क्वायर आ गया, कैसे a स्क्वायर आ गया, ये वाला का भी a स्क्वायर हुआ, cos 180 का वैल्यू क्या आ गया -1, so this is 2 to the 4a cube minus कितना 2a square, sorry 2a cube, so that is 2a। Are you getting this? बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? सरफेस 1 के लिए कैसे निकाले, सरफेस 2 के लिए कैसे निकाले। अब टोटल क्यूब से फ्लक्स आ गया इतना, 1 2 के लिए आया, इन सब के लिए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सेकंड चार्ज एनक्लोज्ड, तो देखो चार्ज एनक्लोज्ड के लिए
क्या करना है, कुछ नहीं, फ्लक्स इज Q enclosed by epsilon naught, गॉस लॉ यूज कर दिए। देखो उल्टा कर रहे हैं, बात समझ में आ गया? पहले हमको चार्ज दिया रहता था, फ्लक्स निकालते थे, अभी फ्लक्स दिया है, चार्ज निकालना है। तो फ्लक्स कितना आया, 2AQ, Q enclosed by epsilon naught, तो Q enclosed is 2AQ into epsilon। आया आपको बात समझ में? सारी वैल्यूज क्लियर हुई? आपको ये समझ में आया कि ये वाला जो हमने क्यूब को बनाया है, इसमें कौन कौन सरफेस के लिए फ्लक्स हुआ? ठीक है, सिर्फ 1 वाला और कौन सा वाला, 1 और 2 वाला के कारण हुआ, क्योंकि बाकी लोग के लिए कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। ठीक है, आप डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना, 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन है, सिर्फ 1 और 2 के लिए हुआ, लेफ्ट और राइट मैंने लिख दिया, लेफ्ट राइट के लिए हुआ, बाकी टॉप बॉटम फ्रंट और बैक के लिए 0 बिकॉज दे आर मेकिंग 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में काफी बार आया हुआ है, तो आपको इसको देखना है। अब चलो इसी से एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्लियर है? तो इसमें डायग्राम नहीं दिया है, लैंग्वेज पढ़ के हमको डायग्राम बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E equals to E naught I cap for x greater than 0, ठीक है, and E equals to minus E naught I cap, ठीक है, for x less than 0 is present। फिर ठीक है, तो चलो थोड़ा सा अपने डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो ये 0 हो गया, x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस यहां तक हुआ, में is E naught I cap, E naught I cap बोले तो कुछ ऐसा, क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू क्या हुआ, E naught, x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव x एक्सिस, तो नेगेटिव x एक्सिस पे क्या होगा भी, नेगेटिव x एक्सिस पे x लेस देन 0 पे माइनस E naught I cap, माइनस का मतलब इस तरीके से डायरेक्शन। कुछ बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है? वैल्यू उसका E naught ही है, आया आपको बात समझ में? बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि माइनस साइन मतलब डायरेक्शन बना है, यहां बना लिए डायग्राम, ठीक है। अब बोल रहा है a cylinder of length L and radius R with center at origin, अच्छा सिलेंडर का सेंटर ओरिजिन पे रहेगा, and axis lying along x axis, अच्छा x axis में उसका एक्सिस है, तो ये उसका एक्सिस हो गया, ये हम अपना क्या बना देते हैं, सिलेंडर बना। देखो बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस तरीके से आपका सिलेंडर रखा गया है, ये उसका x एक्सिस अलोंग x एक्सिस, और ये आपका क्या हो गया, सर्कुलर रीजन्स, इस तरीके से सर्कुलर रीजन्स रखी गई है। तो रेडियस क्या है, दिस डिस्टेंस इज r, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, L/2, ये भी डिस्टेंस L/2। अगर इसका x कोऑर्डिनेट आपको बोले तो दिस इज माइनस L/2, इसका x कोऑर्डिनेट बोले तो दैट इज प्लस L/2। ये काम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें E क्या है, कांस्टेंट है, आया बात समझ में? इसमें x कोऑर्डिनेट चाहिए था क्योंकि इसमें E वेरिएबल था, इसमें E क्या है, कांस्टेंट, तो ये काम में नहीं आएगा। अगर इसको वेरिएबल देकर किया जाएगा तब आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके का है। अब इसी से फ्लक्स निकालना है, तो देखो अब एक सिलेंडर को आप क्या कर सकते हो, 3 पार्ट में तोड़ सकते हो। देखो एक इसका कर्व सरफेस, ठीक है, तो ये जो कर्व सरफेस है, चलो मैं इसको ds1 बोल दिया, कर्व सरफेस, दिस इज ds1, ठीक है, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, इसका दिखाएंगे, चलो इसको मैं सरफेस 2 बोल दिया, सो दिस इज व्हाट, ds2 वेक्टर। ये ds2 किसके लिए, ये सर्कल के, क्लियर। फिर ये सर्कुलर पार्ट या डिस्क जैसा बन रहा है, बोलो, इसके लिए मैं दिखा दिया यहाँ पर, दिस इज व्हाट, ds3। कहीं से भी दिखा सकते हो, अरे आपको बात समझ में, कहीं से भी दिखा सकते हो, मैं एक एक आपको दिखा दिया, आपका डायग्राम बन गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है? आपने एरिया वेक्टर दिखा दिए, क्लियर, एरिया वेक्टर दिखा दिए। अब फ्लक्स निकालना, तो सेम अप्रोच, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर किस किस के लिए होगा, कर्व सरफेस के लिए होगा
एक ये वाला सर्कुलर प्लस ये वाला सर्कुलर। अब देखो 1 के लिए E ऐसे है, E ऐसे है, तो DS1 और E के बीच का एंगल 90 है। आ रहा है बात समझ में? E0 DS1 cos 90 डिग्री। देखो इसके कारण कोई फ्लक्स आया ही नहीं। आया आपको बात समझ में? 2 के लिए तो चलो 2 के लिए लिखते हैं E0 DS2। DS2 मतलब इसका, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, cos 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में। 3 के लिए DS3 ऐसा, E0 भी ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 DS3, दोनों के बीच का एंगल इज अगेन व्हाट? cos 0 डिग्री। तो सिंपलीफाई करो, E0 DS2 मतलब इसका एरिया, ठीक है? D का मतलब छोटा एरिया होता है, बट जब आप पूरा एरिया ले लोगे, प्लेनर सरफेस, आर यू गेटिंग दिस? तो आप D को हटा भी सकते हो। तो प्लेनर सरफेस के लिए इसका पूरा एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। cos 0 का वैल्यू 1, फिर E0 DS3 भी अगेन कितना? पाई आर स्क्वायर cos 0। इसको सॉल्व करिए, 2 पाई आर स्क्वायर। आगे आपका बिट नंबर 1 क्लियर है। अब सेकंड बिट, Q enclosed phi equals to Q enclosed by epsilon naught। तो चार्ज enclosed is क्या? phi into epsilon naught। तो phi is 2 pi r square epsilon naught, sorry, phi is 2 pi r square E naught, ये phi हो गया into epsilon। आगे आपको बात समझ में, ध्यान रखना ये E naught और वो epsilon naught है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी था इसके कंपैरेटिव में। तो ये अगेन 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। प्लीज ये दोनों क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। अब अगर आप चाहो इसी चीज को, सेम चीज को आप एक क्वेश्चन नंबर 8 बना सकते हो। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, सारा चीज सेम रहेगा, खाली आप ना एक बार E को चेंज कर लो। E वेक्टर इक्वल्स टू E0 x I cap और x क्या? ग्रेटर देन 0 एंड E equals to E0 x, sorry, E equals to minus E0 x I cap और x क्या? लेस देन 0। आया बात समझ में? सेम क्वेश्चन को रिपीट करना जब E का वैल्यू अब x पे डिपेंड करता है। तो x पे डिपेंड किया तो वेरिएबल हुआ। इसमें जैसा हमने कंसेप्ट यूज किया था, इसमें भी हम लोग को वही यूज करना है। खाली ये जो चीज है इसको आप खाली चेंज करके क्या पूरा क्वेश्चन को आप रिपीट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा गॉस लॉ से रिलेटेड थ्योरी और सर्टेन एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर ली है।